जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 गति इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले वीडियो में हमने इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व किया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, तय की गई दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। इसका उत्तर लिखेंगे कि तय की गई दूरी का केवल परिमाण होता है, जैसे कि यह गाड़ी 5 किलोमीटर चला है तो चला है, यह निश्चित है। जबकि विस्थापन को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी कि विस्थापन में यह होता है कि गाड़ी किस दिशा में गया है और गाड़ी कितना किलोमीटर तक चला है, यह दोनों विस्थापन में पता चलता है। जबकि तय की गई दूरी में यह नहीं पता चलता है कि गाड़ी किस दिशा में गई है, सिर्फ उससे यह पता चलता है कि गाड़ी सिर्फ चलकर गई है, लेकिन किस दिशा में गई है ये नहीं बताता है। अगला प्रश्न है, चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है, जबकि इकाई समय में वस्तु का विस्थापन वेग कहलाता है। अगला प्रश्न है, धावक की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और साइकिल सवार की चाल 5 मिनट प्रति सेकंड है और साइकिल सवार की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है। इन चालों को घटते हुए क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि धावक की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि जो साइकिल सवार है उसका चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि इसका मीटर में दिया गया है और इसका किलोमीटर में दिया गया है। तो इसको चेंज करने के लिए कि धावक की चाल मीटर में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको 25 गुना 5/18 यानी कि 5/18 से गुना किया जाता है किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर ऊपर गुना होगा तो 125, नीचे में बटा 18 हो जाएगा और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6.9 मीटर प्रति सेकंड। तो जो साइकिल सवार की चाल है वह 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको घटते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6.9 था तो इसको घटते क्रम में लिखेंगे तो 6.8, 6.7, 6.6, 6.5, 6.4, 6.3, 6.2, 6.1, 6.0, 5.9, 5.8, 5.7, 5.6, 5.4, 5.3, 5.2, 5.1 तक लिखना है। चूँकि 5 मीटर प्रति सेकंड तक है तो इसके बीच में जितने भी आएंगे उन सभी को हमें लिखना था। तो यही आप लोग इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, एक समान त्वरण क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, बराबर परिवर्तन होता है तो उसी को एक समान त्वरण कहा जाता है। जैसे कि कोई गाड़ी या फिर कोई वस्तु 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय करती है तो वह 2 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करेगी। 3 सेकंड में 15 मीटर, 4 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करेगी। वह एक निश्चित समय में उसको पूरा करती रहती है, इसी को ही एक समान त्वरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की प्रारंभिक चाल 24 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है और त्वरण -4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। रुकने से पहले वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो चूंकि देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में दिया गया है VO1 का मान है 24 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और V2 का मान यहाँ पे नहीं दिया गया है तो 0 मान लेंगे, और A का मान जो कि त्वरण है -4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग ए फॉर्मूला लगाएंगे, A इक्वल टू V2 माइनस VO1 बटा T। तो यहाँ पे A का मान -4 लिखेंगे और V2 का मान 0 माइनस VO1 का मान 24 है और बटा में T कर देंगे। तो अब इसको तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा -40 इक्वल टू 0 माइनस 24। तो यहाँ पे T को अलग करेंगे तो हो जाएगा T बराबर 0 माइनस 24 बटा 4। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो और फिर 4 से 24 कट जाएगा तो T यानी कि टाइम जो होगा वह 6 सेकंड हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे टाइम निकालें तो यहाँ पे इसका समय आया 6 सेकंड। अब उसके बाद हम लोग यह निकालेंगे कि वस्तु कितना दूरी तय किया है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे S इक्वल टू U2 प्लस
फॉर्मूला लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। तो यू का मान 24 दिया गया था, गुना टी का मान 6 आया और प्लस 1/2 और ए का मान -4 में था और टी का मान 6 था। तो यहाँ पे 6 को स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे पहले 2 को इससे कट करेंगे तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, चूँकि यह माइनस था। तो यहाँ पे 24 गुना 6 करेंगे तो 144 प्लस में और फिर यहाँ पे करेंगे तो 2 और इंटू 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 144 माइनस 72 इक्वल टू 72, यानी कि इसने जो कुल दूरी तय किया है वह 72 मीटर पर सेकंड है, यानी कि इसने जो कुल दूरी तय की है वह 72 मीटर किया है। अगला प्रश्न है, क्या एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति है? तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, क्योंकि वेग का परिमाण हमेशा बदलती रहती है, इसीलिए एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति है। 7 नंबर प्रश्न है, आप किसी वस्तु के विषय में कब कहेंगे कि पहला वह एक समान त्वरण से गति में है, और दूसरा प्रश्न है कि वह असमान त्वरण से गति में है। तो पहला प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि जब एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ता है या घटता है तो उस वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि जब वस्तु का वेग असमान रूप से बदलता है तब वह असमान त्वरण से गतिशील कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अवस्थाएं संभव है? प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दे। पहला प्रश्न है, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। और इसका दूसरा प्रश्न है कि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। इसका उत्तर लिखेंगे कि दोनों अवस्थाएं संभव है। पहला का उत्तर लिखेंगे कि ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंकी जाती है तब वह वस्तु जब उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है तब क्षण भर के लिए उसका वेग शून्य होता है परंतु त्वरण नियत रहता है। और दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि प्रक्षेप्य में जब वस्तु उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है तब उसका वेग क्षैतिज दिशा में आगे की ओर होता है जबकि उसका त्वरण उसके लंबवत नीचे की ओर होता है। 9 नंबर प्रश्न है, एक खिलौना कार द्वारा की गई पूर्ण यात्रा का स्थिति समय ग्राफ 2.34 यहाँ पे दिखाया गया है। किन अवधियों के बीच कार सबसे तेज चल रही है? किस अवधि में कार रुकी हुई है? निर्देशक रेखा पर किस अवधि में कार धनात्मक दिशा में है और किस अवधि में ऋणात्मक दिशा में चलती है? हमें इस चित्र को देखकर बताना है। तो पहला प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि 0 से, यहाँ पे देखिए 0 से 3 घंटे के बीच में गाड़ी थी वह बहुत ही ज़्यादा स्पीड यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही थी। फिर दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि 0 यानी कि प्रारंभ और 12 अंतिम समय यहाँ तक के बीच में यह कार रुकी हुई है। और तीसरा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि 0 से 3 घंटे के बीच में गाड़ी धनात्मक दिशा में चल रही है यानी कि इस तरह से आगे की ओर बढ़ रही है। फिर उसके बाद लास्ट 4 नंबर प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि 8 से 12 यहाँ से यहाँ तक के बीच में गाड़ी जो कि ऋणात्मक दिशा में चल रही है यानी कि इसका जो स्पीड है वह माइनस में जा रहा है यानी कि धीरे धीरे कमता जा रहा है। तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है चित्र 2.35। ये देखिए यहाँ पे है चित्र 2.35 में दो वस्तुओं ए और बी की गति का दूरी समय ग्राफ दिखाया गया है। दोनों में किस ग्राफ की ढाल अधिक है? दोनों में कौन सी वस्तु तेज चल रही है? किस समय पर वस्तु ए वस्तु बी से आगे निकल जाएगी? किस स्थिति पर दोनों वस्तुएं मिलेगी? और फिर लास्ट प्रश्न है कि 10 सेकंड और 50 सेकंड पर उनकी स्थिति क्या है?
तो देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया गया है जिसमें ये रहा बी और ये रहा ए है। तो यहाँ पे दो वस्तुओं की जो दूरी ग्राफ दिया गया है उसमें बी का ये रहा दूरी ग्राफ और ए का दूरी ग्राफ ये है। तो पहला प्रश्न था कि दोनों में किस ग्राफ का ढाल सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक ढाल किसका है, तो देखिए यहाँ पे ए का सबसे अधिक ढाल है जबकि बी का कुछ कम ढाल है। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे ए का। फिर दूसरा प्रश्न था कि दोनों में कौन सी वस्तु सबसे अधिक तेज चल रही है। तो सबसे अधिक तेज देखिए यहाँ पे ये वाली चल रही है क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा रही है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 सेकंड में यहाँ पे 25 मीटर पार कर चुकी है, जबकि यह इसको देखेंगे तो यह 50 सेकंड में सिर्फ 20 मीटर को ही दूरी पार कर चुकी है। फिर तीसरा प्रश्न था कि दोनों में कौन तीसरा प्रश्न था कि किस समय पर वस्तु ए वस्तु बी को आगे निकल जाएगी, यानी कि वस्तु ए है वह किस समय पर पीछा करके इसको आगे निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे वस्तु ए है जो बी को यहाँ पे पीछा कर रहा है, यानी कि लगभग 36 मीटर लगभग में 36 मिनट पर इसको पीछा करके यह यहाँ से आगे निकल गई है। फिर 4 नंबर प्रश्न था कि किस स्थिति पर दोनों वस्तुएं मिल जाएगी। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि 35 मिनट के समय पर। तो यहाँ पे देखिए लगभग 35 मिनट का जैसे ही समय होगा तो ये दोनों आपस में मिल जाएगी वस्तु ए और बी। फिर 5 नंबर प्रश्न था कि 10 सेकंड और 50 सेकंड पर उनकी स्थिति क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि ए वस्तु की स्थिति 10 सेकंड पर 5 मीटर में है। देखिए यहाँ पे 10 सेकंड यहाँ पे तो इसकी स्थिति 5 मीटर है लगभग, और एक वस्तु की स्थिति 50 सेकंड पर 25 मीटर है। और जो ए वस्तु है तो इसकी 50 सेकंड पर जो इसकी स्थिति है वह 25 मीटर है। यहाँ पे देखिए 25 मीटर ऊपर की ओर आता है। और उसके बाद जब हम लोग वस्तु बी की बात करें तो बी वस्तु की स्थिति 10 सेकंड पर 12 मीटर है। आप लोग इस चित्र में देखिए वस्तु बी है ये वाला, तो यहाँ पे 10 मीटर पर लगभग इसको 12 मीटर मान सकते हैं क्योंकि यह 15 से कम भी है। तो 10 सेकंड में यह 12 मीटर पर है। और उसके बाद की बी वस्तु की स्थिति 50 सेकंड पर 22 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए ये है ग्राफ यहाँ पे। तो वस्तु बी के लिए जैसे ही 50 सेकंड में जाती है तो लगभग 20 के पार यानी कि लगभग में 22 मीटर पर आया जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, किसी कार का चाल समय ग्राफ चित्र 2.36 में दिखाया गया है। ये रहा कार का सबसे पहले 3 घंटों में, उसके बाद के 5 घंटों में और अंत के 4 घंटों में त्वरण कितना है। कार ने कुल कितनी दूरी तय की, कार की औसत चाल क्या है। इन सभी प्रश्नों के हल हमें करने हैं। तो इसका हल करेंगे तो लिखेंगे कि पहले 3 घंटे में कार की चाल 0 किलोमीटर प्रति घंटे से एक समान बढ़कर 30 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। अतः इस अवधि में कार का एक समान त्वरण। देखिए यहाँ पे एक कार था जो इसकी स्पीड स्टार्टिंग में 0 किलोमीटर था, लेकिन 3 घंटे में यहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा पहुँच जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है कि चाल में परिवर्तन बटा समय। तो यह पहुँच गया था देखिए 30 किलोमीटर माइनस 0/3, चूँकि टाइम 3 घंटा था। तो यहाँ पे करेंगे तो 30/3 यानी कि इक्वल 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर हो जाएगा। पहले 3 घंटे में कार की चाल थी। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न था कि उसके बाद 5 घंटे में निकालना था। तो लिखेंगे कि उसके बाद 5 घंटे में कार की चाल 30 किलोमीटर की चाल से एक समान चलती है। अतः इस अवधि में कार का एक समान त्वरण। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे बोल रहा था कि उसके बाद के 5 घंटों में, तो पहले हम लोग यहाँ पे 3 घंटे का निकाल चुके थे यहाँ तक। फिर उसके बाद जो 5 घंटा हुआ तो वह यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ। तो चूंकि गाड़ी की स्पीड स्टार्टिंग में 30 किलोमीटर था और यही अंतिम यहाँ 5 घंटों तक भी इसका स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही चल रहा था। तो उसका त्वरण निकालेंगे।
चूंकि इसका भी फॉर्मूला होगा कि चाल में परिवर्तन बटा समय, तो चूंकि स्टार्टिंग में ही से ही इसका 30 किलोमीटर प्रति घंटा था, माइनस 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अब बटा में नीचे समय, तो समय 5 घंटा दिया हुआ है, तो हो जाएगा 0 किलोमीटर प्रति घंटा बटा 5 किलोमीटर, तो करेंगे तो इसको हो जाएगा 0 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। अब उसके बाद इसका तीसरा प्रश्न था कि अंत के 4 घंटे में, तो देखिए यहाँ पे यहाँ तक इसने गाड़ी चल चुका था। अब उसके बाद जो 4 घंटा शेष बचा हुआ है अंत का, तो हमें यहाँ 8 से लेकर 12 तक इसके बीच की त्वरण निकाल ज्ञात करनी है। तो इसका लिखेंगे कि अंत के 4 घंटे में कार की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे से एक समान घटकर 0 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, अतः इस अवधि में कार का एक समान त्वरण। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि चाल में परिवर्तन बटा समय, तो चूंकि 0 किलोमीटर माइनस 30 किलोमीटर प्रति घंटा और समय तो 12 माइनस 8 यानी कि 4 घंटा होगा, तो ऊपर में माइनस का 30 किलोमीटर प्रति घंटा बटा 4 घंटा, तो यहाँ पे कट करेंगे इसको, तो हो जाएगा माइनस का 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। तो अतः हम लिख सकते हैं कि इस अवधि में कार का जो त्वरण ऋणात्मक है, अतः कार का मंदन है यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, इसकी जो चाल है वह कमती जा रही है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न था कि कार द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो यहाँ पे तो आप लोग इस ग्राफ में देखिए कि जो कार ने दूरी तय की है वह 3 ग्राफ में किया है। पहले इसकी चाल यहाँ से बढ़कर बढ़ा, फिर एक समान हुआ, फिर उसके बाद इसकी चाल घट गई, तो यहाँ पे तो इस कार की चाल वह 3 क्षेत्रों में अलग अलग बटा हुआ है। तो इसकी कुल दूरी ज्ञात करने के लिए तो पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, फिर यहाँ पे आयत का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पे भी त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इन तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो उसी से ही उसकी कुल दूरी पता चलेगी। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए इसका हाइट है 30 किलोमीटर और जो आधार है वह 3 घंटा है। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे 1/2 गुना 3 गुना 30 प्लस में आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे इसका लंबाई देखिए तो 30 किलोमीटर है और चौड़ाई है जो कि 5 दिया हुआ है। तो लिखेंगे 5 गुना 30 प्लस में फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी तो यहाँ पे जो ऊंचाई होगा वह 30 होगा और आधार 4 होगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसको यहाँ पे 2 से कट करेंगे, तो ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, और इधर ये कट होगा यहाँ से ये 15 बार में। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे 15। फिर उसके बाद इन सभी को कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 15 गुना 3 यानी कि 45 प्लस में यहाँ पे 150 हो जाएगा, और फिर इधर प्लस में हो जाएगा देखिए यहाँ पे 30 दूना का 60। तो यहाँ पे इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे देखिए, तो जब हम लोग इस तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 255 किलोमीटर। उसके बाद इसका अगला प्रश्न था कि कार की औसत चाल क्या है। तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला लगाएंगे कि कुल दूरी बटा कुल समय। तो इसने यहाँ पे कुल दूरी तय किया था 255 किलोमीटर, और यहाँ पे घंटा दिया गया था कुल। तो देखिए यहाँ पे कुल समय दिया गया है 12 घंटा। तो हम लोग इजीली यहाँ पे लिखेंगे कि कुल दूरी 255 किलोमीटर और बटा में कुल समय 12 घंटा है। इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 21.25 किलोमीटर प्रति घंटा कार की औसत चाल है। तो आप लोग बना लेंगे। अब इसका अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इसका लास्ट 12 नंबर प्रश्न है, प्रमाणित करें कि भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ यू भी ए एवं एस के अर्थ सामान्य हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ यू जो कि प्रथम वेग है, भी अंतिम वेग, ए त्वरण है और एस दूरी है। तो प्रूव करना है हमें वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसको लिए हम लोग लिखेंगे कि त्वरण तथा गति के समीकरण से हम लोग इसको प्रूव करेंगे।
त्वरण का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू वी माइनस यू बटा टी, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। और गति का सूत्र होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि समीकरण 1 को हल करने पर, तो यहाँ पे पहले हम लोग समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 था ए इक्वल टू वी माइनस यू बटा टी, तो यहाँ पे इसको करेंगे, चूँकि यह भागा में है तो इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, या फिर हम लोग इसको यह ऐसे लिख सकते हैं कि टी इक्वल टू वी माइनस यू बटा ए। उसके बाद प्रूव्ड करने के लिए लिखेंगे कि अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 2 है एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो जहाँ पे टी का मान, तो समीकरण 2 में जहाँ पे टी रहेगा उस स्थान पे टी का मान समीकरण 1 वाला रखना है। देखेंगे कि एस इक्वल टू यू और टी का मान वहाँ पे आया था वी माइनस यू बटा ए प्लस 1/2 ए, और यहाँ पे भी टी है तो इसका भी मान लिखेंगे कि वी माइनस यू बटा ए, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे कि एस को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इधर 2 है तो एक को कॉमन ले लेंगे, तो वी माइनस यू बटा ए, और इसको इधर करेंगे तो यहाँ पे शेष यू बच गया, यू प्लस 1/2 इंटू ए, और यहाँ पे 2 था तो एगो निकल गया इधर आ गया, और एक यहाँ पे बचा हुआ है तो वी माइनस यू बटा ए, तो चूंकि ए से एक कट जाएगा यहाँ पे, तो उसके बाद लिखेंगे नीचे आइए कि एस को ऐसे ही रह देंगे, फिर वी माइनस यू बटा ए इसको लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए कि यू को यू प्लस 1 इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा वी माइनस यू बटा 2 हो जाएगा। फिर नीचे आइए उसके बाद, तो यहाँ पे एस इक्वल टू वी माइनस यू बटा ए इंटू, यहाँ पे इसको ब्रैकेट लिखेंगे, फिर यू के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 1 लगा सकते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा देखिए यू बटा 1 प्लस वी माइनस यू बटा 2। फिर उसके बाद नीचे आइए यहाँ पे तो लिखेंगे कि एस इक्वल टू वी माइनस यू बटा ए, तो चूँकि यहाँ पे इसका भीम का जोड़ बनाएंगे तो हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2u प्लस वी माइनस यू। उसके बाद नीचे लिखेंगे कि एस इक्वल टू वी माइनस यू बटा ए, तो चूँकि यहाँ पे 2u है तो इसमें से एक u घट जाएगा तो हो जाएगा u प्लस वी बटा 2 हो जाएगा। तो चूँकि यहाँ पे लिखेंगे कि एस इक्वल टू वी माइनस यू, फिर उसके बाद u प्लस वी बटा, इसको ए से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले पर यह हो जाएगा। तो इसका लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले तो हो जाएगा 2as इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग इधर करेंगे कि 2as को लिख देंगे और यह माइनस में है तो इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू, और यह इधर चला जाएगा वी स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करने के लिए था तो अतः हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इसको वी स्क्वायर इधर है तो हम लोग इधर लाएंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रूव्ड हो गया है। इसके दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि ग्राफीय विधि से साबित करें कि s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, जहाँ s यू ए और टी अपना सामान्य अर्थ रखते हैं, यानी कि हमें यह जो फॉर्मूला दिया गया है उसी को हमें प्रूफ करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो एस दिया गया है वह विस्थापन यानी कि दूरी है, यू प्रारंभिक वेग है, ए त्वरण है और टी समय दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हमें एक ऐसा ग्राफ बना लेना है, तो इधर ये ऊपर की ओर वेग जाएगा इधर और ये इधर समय है, तो यहाँ पे इसका नामकरण करेंगे तो हो जाएगा देखिए यहाँ पे ये हो गया डी बी सी ए हो गया, और यहाँ से इधर एक अभिलंब खींचा गया है, और ये रहा इधर एक लाइन हिंग है, और यहाँ से फिर ओ ई एक लाइन खींचा हुआ है, और यहाँ पे ये भी होता है और ये यू है। तो इसको लिखेंगे कि एक सरल रेखा के एक समान त्वरण ए से गतिशील कण वेग समय ग्राफ दर्शाया गया है। ये गतिशील कण यहाँ से एक समय ग्राफ दर्शाया गया है। बिंदु ए तथा बी क्रमशः ओ और टी समय पर कोण के वेग हैं। यहाँ पे बिंदु ए और बिंदु बी क्रमशः
बिंदु O और बिंदु T यहाँ पर समय कण के वेग हैं। समय t इक्वल टू 0 है, यानी कि t का जो मान दिया गया है वह 0 है, यानी कि t बराबर 0 है। तो पर कण का वेग u है, यानी कि इसका जो वेग का मान है वह u है, ऊपर की ओर वेग है तो यह u है। अतः हम लोग ए ओ बराबर u यानी कि प्रारंभिक वेग कह सकते हैं इसको, यानी कि ओ ए यानी कि इसको हम लोग u मान सकते हैं यहाँ पे प्रारंभिक वेग इसको, और ओ डी तो ओ और डी तो यहाँ पे हो गया, तो इसको हम लोग भी मान सकते हैं, यानी कि अंतिम वेग ओ डी को हम लोग यहाँ से यहाँ तक के पूरे को भी मान लेंगे अंतिम वेग। फिर उसके बाद लिखेंगे कि बिंदु बी से समय अक्ष पर, बिंदु बी यहाँ रहा, यहाँ से समय अक्ष पर बी ई लम्ब डाला गया है। तो बी ई देखिए यहाँ पे बी और ई लम्ब डाला गया है, और बिंदु ए से बी ई पर ए सी लम्ब है, यानी कि बिंदु ए से, तो बिंदु ए ये रहा, यहाँ से बी ई पर, तो बी ई इधर है, और ए सी पर लम्ब, तो ए सी, तो इन दोनों के बीच में एक लम्ब डाला गया है। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बटा ए सी। तो अतः हम लोग ए बी ए और बी बराबर कर सकते हैं कि बी सी बटा ए सी के बराबर होगा ए और बी। उसके बाद लिखेंगे कि तो हम लोग ए बराबर बी सी बटा ए सी कर सकते हैं। तो ए बराबर हम लोग यहाँ पे बी सी बटा ए सी इसको लिख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग कर सकते हैं बराबर बी ई माइनस सी ई। तो बी ई देखिए यहाँ पे बी ई पूरा हो गया, और माइनस करेंगे सी ई, तो जो शेष बचेगा वह बटा ओ ई के बराबर होगा, यानी कि जो इधर वाला होगा वह ओ ई के बराबर होगा नीचे वाले बेस के। या फिर बराबर और भी कर सकते हैं हम लोग कि ओ डी माइनस ओ ए। तो ओ डी देखिए यहाँ पे ओ डी माइनस ओ ए करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के माइनस करेंगे, तो इसको बटा ओ ई इसके बराबर होगा, इधर वाला भी इसके बराबर हो जाएगा। अतः हम लोग इसको लिख सकते हैं कि भी माइनस यू बटा टी। तो इधर देखिए भी माइनस यू यहाँ पे शेष बचा, और नीचे वाला टी लिख सकते हैं भी माइनस यू बटा टी। तो अतः अब हम लोग ए को लिखेंगे तो हो जाएगा ए इक्वल टू भी माइनस यू बटा टी। जब इन दोनों को हम लोग तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए टी इक्वल टू भी माइनस यू, या फिर भी को अलग करेंगे तो हो जाएगा भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो उसके बाद लिखेंगे कि ए समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है इधर, और ऊपर में एक त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ ए बी ई का क्षेत्रफल, यहाँ से लेकर यहाँ इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चूंकि हम लोग इसको दो भागों में बांट कर लिख सकते हैं कि आयत, पहला एक आयत का निर्माण करेंगे ओ ए सी ई का क्षेत्रफल, और दूसरा प्लस में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे ये नीचे एक आयत बनेगा ओ ए सी का क्षेत्रफल, प्लस में इधर ए बी सी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुना चौड़ाई, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल में देखिए यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई, तो देखिए इसमें लंबाई ओ ए है, या फिर सी ई भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको लंबाई ओ ए मानते हैं, और जो इसका चौड़ाई होगा वह ओ ई मानते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद फिर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे इसका होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यहाँ पे प्लस करके 1/2 गुना, तो यहाँ पे इसमें आधार हो जाएगा इस त्रिभुज में ए सी, और ऊंचाई हो जाएगा बी सी। और चूंकि ये कर्ण होता है तो यहाँ पे सिर्फ हमें आधार और ऊंचाई की ही ज़रूरत है, तो इसको लेंगे। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद ही हम लोग आगे के स्टेप में बढ़ेंगे, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे ओ ए इंटू ओ ई प्लस 1/2। तो यहाँ पे ए सी को हम लोग ओ ई लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए सी है जो कि ओ ई के बराबर है, ए सी वह ओ ई के बराबर है, तो अतः हम लोग यहाँ पे ए सी के बदले में हम लोग इसको ओ ई लिख सकते हैं, और बी सी को हम लोग बी सी बटा ए सी गुना ए सी कर देंगे। चूँकि ए सी को ए सी से काट देंगे तो शेष बी सी ही बचेगा, तो इसीलिए हम लोग बी सी को बी सी बटा ए सी गुना ए सी कर सकते हैं।
और उसके बाद फिर अगला स्टेप में आइए तो यहाँ पे इधर जैसे ही रहेगा वैसे ही लिख देंगे ओ ए इंटू ओ ई प्लस 1/2। तो यहाँ पे ओ ई को हम लोग लिख देंगे ओ ई इन। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद बी सी बटा ए सी है, तो बी सी बटा ए सी इंटू यहाँ पे हम लोगों ने इधर ए सी को ओ ई में चेंज किया था, तो यहाँ पे ए सी है तो इसको हम लोग ओ ई में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला स्टेप में आइए कि ओ ए इंटू ओ ई प्लस 1/2 ग्रुप बी सी बटा ए सी, चूँकि हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि बी सी बटा ए सी आई इंटू इन दोनों को गुना कर देंगे तो ओ ई का स्क्वायर हो जाएगा। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं कि अब यहाँ ओ ए इक्वल टू यू, ओ ई इक्वल टू टी, और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी सी बटा ए सी इक्वल टू का मान ए। तो यहाँ पे इन तीनों का मान अलग अलग कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ओ और ए का जो मान है वह यू यानी कि प्रारंभिक वेग, और इधर ओ ई का जो मान है वह टी दिया गया था। देखिए यहाँ पे ओ ई को हम लोग टी भी बोल सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे प्रूव किए थे कि ए इक्वल टू बी सी बटा ए सी, यानी कि बी सी बटा ए सी का जो मान है वह ए होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे जो प्रूव करने के लिए दिया गया था तो एस इक्वल टू यहाँ पे ओ ए का मान यू लिख सकते हैं और गुना ओ ई का मान टी है तो यहाँ पे टी और प्लस कर देंगे और 1/2 होता है, और फिर ए लिख देंगे। यहाँ पे देखिए बी सी बटा ए सी का मान ए हो जाएगा गुना और ओ ई स्क्वायर, तो ओ ई का मान 2 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अतः हम लोगों का जो प्रूव्ड होगा वह एस इक्वल टू, इसको इन दोनों से गुना करेंगे तो यू टी प्लस ए बटा 2 AT स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रूव्ड हो चुका है। आप लोग यही सिर्फ सोल्यूशन करना था यहाँ पे, तो इसका प्रूव्ड हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।